Okay, good morning, students. Today I will teach floral biology of rice and pearl millet. Okay, let us start with the plant structure of rice. This is the rice plant in the field. Okay, बच्चों अब इसकी जो फैमिली है राइस की है वो ग्रेमिनी है और इंग्लिश में इसको राइस बोलते हैं और हिंदी में इसको धान बोलते हैं। कन्नड़ में बाटा और एरिसी इन तमिल लैंग्वेज के अंदर। जीनस स्पीसीज और आइजाइन सटाइवा। ओके, और क्रोमोसोम नंबर इसका 24 है और जनरली ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है और इसका ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया। मीन्स ये जो नॉर्थ ईस्ट होता है इंडिया का, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिसमें मतलब कि आसाम आ जाता है, मेघालय वगैरह, ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला राइस जनरली ये वाला एरिया उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है। ओके, और ऑल ओवर देखा जाए तो मतलब कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार और ये तुम्हारा थाईलैंड। ओके, और ये जो ये रीजन है थाईलैंड म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो इसका ये सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ओके, और जो वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन है वो राइस खाती है, मोर देन 60% पॉपुलेशन। और जो एरिया है वो मतलब कि इंडिया का 40% एरिया, लगभग 42 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। उसके बाद में चाइना और बांग्लादेश का एरिया आता है। अब ये राइस का भी पेनिकल और देख लेते हैं। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है ये पेनिकल है राइस का। ठीक है, राइस का ये पेनिकल है। इस पेनिकल के अंदर स्पाइकलेट्स लगे रहते हैं, मतलब पेनिकल कंपोस्ट ऑफ स्पाइकलेट्स। ओके, तो यहाँ पे बीच में देखिए ये मेन एक्सिस हो गई। अब ये मेन एक्सिस से निकल रही है सेकेंडरी ब्रांचेस और सेकेंडरी ब्रांचेस से निकल रही है टर्सरी ब्रांचेस। और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों ब्रांचेस हैं, इन पे क्या लग रहे हैं? स्पाइकलेट्स। ओके ना, इसी स्पाइकलेट्स के अंदर ही एंडोशियम गाइनोशियम एनक्लोज्ड होते हैं। अब ये स्पाइकलेट्स का स्ट्रक्चर देख लो। अब स्पाइकलेट्स का स्ट्रक्चर के अंदर आउटर साइड में है आपके लेमा। ठीक है, मतलब एक तरह के ब्रैक्ट है ये, है ना, ब्रैक्ट है और ये लेमा हुआ है आउटर साइड के अंदर। और थोड़ा सा अंदर जाओगे तो ये आप पेलिया मिल जाएगा और पेलिया के अंदर ही आपके एंथर और ये आपके कार्पल, मतलब स्टेमन और कार्पल बंद होते हैं। और टोटल राइस के अंदर 6 स्टेमन्स होते हैं और 1 कार्पल होता है। अब 6 स्टेमन आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पे जो येलो कलर वाले हैं वो 6 स्टेमन है। और जो स्टेमन्स होते हैं वो टेट्राडाइमनस कंडीशन के अंदर होते हैं। और टेट्राडाइमनस कंडीशन जो होती है उसका मतलब ये होता है कि 2+4 कंडीशन, मतलब कि 4 एंथर बड़े होंगे और 2 एंथर छोटे होंगे। ठीक है, उसको टेट्राडाइमनस कंडीशन बोलते हैं और जो कि राइस में होती है। अब इसमें देख लेते हैं कार्पल जो बना हुआ है स्टिग्मा है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट आप देखिए, जो ग्रीन कलर के अंदर देखिए, सबसे ऊपर वाला मतलब कि जो ग्रीन कलर ये कार्पल है पूरा का पूरा कंप्लीटली। तो सबसे जो टॉप होता है, टॉप पोर्शन ऑफ कार्पल, उसको स्टिग्मा बोलते हैं। अब स्टिग्मा के बाद में जो एक सिलेंडर मतलब कि सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मान लो, तो ये स्टाइल बोलते हैं उसको। और जो बॉटम पार्ट है उसको बोलते हैं ओवेरी। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि कार्पल किससे बना है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी से बना है। और इसी ओवेरी के अंदर ही आपका एम्ब्रियो सेक वगैरह होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होके आपका जाएगा एम्ब्रियो और फिर बाद में सीड बनेगा। ठीक है, और स्टेमन जो टॉप वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं एंथर। इस एंथर में ही पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, 2 पोलन सेक होते हैं और 4 पोलन कंपार्टमेंट होते हैं एंथर के अंदर। ठीक है, 2 सेक होंगे, 4 पोलन कंपार्टमेंट, यानी कि ईच सेक में 2 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एंथर जो के बाद में जो नीचे वाला स्ट्रक्चर उसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से एंथर और फिलामेंट से मिलकर स्टेमन बनता है। कार्पल, स्टाइल और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी से मिलकर बनता है। और ये सारा पैक्ट किस में होता है? पेलिया में होता है। और पेलिया के चारों तरफ एक ब्रैक्ट होते हैं जिसको लेमा बोलते हैं। एक तो फर्टाइल लेमा होती है, एक स्ट्राइल लेमा होती है। ठीक है, और इन सभी के नीचे होती है पेडिसील। ठीक है, बेस ऑफ ए होल स्पाइकलेट इज कॉल्ड एज पेडिसील। अभी ये डेफिनेशन देख लो इसके अंदर क्लियरली आपको देखना है। तो ये ग्लूम देखिए, जो पूरा जो स्पाइकलेट है उसके जो बेस है
उसके बेस पे ग्लूम नंबर 1 और ग्लूम नंबर 2 है, छोटे छोटे दिख रहे हैं। अब इनके ऊपर एक लेमा है, ठीक है। और जो ये लेमा होती है ये एक लार्ज हेरी स्ट्रक्चर होती है। इस पे 5 नर्व दिखाई देगी, मतलब 5 धारियाँ, मतलब 5 लाइन्स आपको दिखाई देंगी इस लेमा पे। और इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होती है उसको पेलिया बोलते हैं, ठीक है। तो लेमा और पेलिया से ही, लेमा पेलिया आपस में मिलकर वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बंद रखता है, क्लोज करके रखता है, ठीक है। तो अब लेमा के जो अपोजिट साइड है उसको पेलिया बोलते हैं। और पेलिया भी एक तरह की जस्ट लेमा जैसी होती है, हैरी होती है, लेकिन वो छोटी होती है लेमा से, ठीक है। और इस जो आप नर्व देखेंगे तो 3 नर्व दिखाई देगी, और लेमा में कितनी दिखाई देगी, 5 नर्व दिखाई देगी। तो आपको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यदि 5 नर्व है तो लेमा है, 3 नर्व है तो पेलिया हो गया, ठीक है। ये होता है। और फ्लावर क्या होता है, एक बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक होता है। ब्रैक्टिएट तो है ही इसके अंदर, ब्रैक्ट्स हैं उसको ब्रैक्टिएट बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रैक्ट होता है उसको ब्रैक्टिएट बोलते हैं। और एंड्रोशियम देख लो, एंड्रोशियम आपको बता दिया टेट्राडाइमनस कंडीशन होती है। और टेट्राडाइमनस कंडीशन ही 2+4, यानी 2 छोटे स्टेमन्स होते हैं और 4 बड़े स्टेमन्स होते हैं, उसको टेट्राडाइमनस कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे क्लोज स्पैकलेट्स देख लो, जो कि लेमा पेलिया से एनक्लोज्ड है, नीचे ग्लूम्स हो गए 2, स्टाइल एक फर्टाइल। और उसके बाद में जब इसको ओपन करते हैं फोर्शिप, जब हमको इमेस्कुलेशन करना होता है, तो इमेस्कुलेशन में क्या हमको एंथर को रिमूव करना है। तो एंथर को रिमूव करने के लिए क्या करना है, एंथर या स्टेमन्स को रिमूव करना है, तो इसको खोलना पड़ेगा। तो फोर्सेप की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस जो लेमा पेलिया है उसको ओपन कर देंगे। तो ओपन करने से क्या होगा, आपको अंदर स्टेमन्स दिखाई देंगे, ठीक है। जो ओपन स्पैकलेट्स के जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ओपन स्ट्रक्चर ऑफ स्पैकलेट्स है। अब गाइनोशियम की बात कर लें, मोनोकार्पेलेरी होता है। कार्पेलेरी का मतलब होता है कि उसके अंदर ओवेरी के अंदर एक ही मतलब कि एक ही कार्पल होता है, और एक ही कार्पल है तो वो एक ही सीड बनाएगा, यानी एक स्पैकलेट से एक ही सीड बनता है, ठीक है ना। और जो इसकी जो स्टिग्मा होती है वो बाइली फीदर्ड स्टिग्मा है। आपने देखा होगा ग्रीन कलर के अंदर 2 फीदर्ड स्टिग्मा, यानी कि बाई फीदर्ड, 2 फेदर हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। और वो हैरी स्ट्रक्चर होती है। तो हैरी स्ट्रक्चर से हेल्प ये मिलती है कि जो पोलन ग्रेन जब इस पर सेटल डाउन होता है तो वो उसको मतलब उड़ते नहीं, वहाँ से जाके चिपक जाएंगे वो इस टाइप से। मतलब कि स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है, रिसेप्टिविटी मतलब कि जो पोलन ग्रेन आने के बाद में वहीं पे वो सेटल रहे और वो पोलन जर्मिनेट हो जाए, है ना। तो वो जर्मिनेट मतलब पोलन, यदि आप पोलन ग्रेन यदि आप 2 दिन बाद में भी डाल रहे हैं स्टिग्मा के मैच्योरेशन के बाद, तो मतलब कंप्लीट मैच्योर नहीं, मतलब स्टिग्मा पे रिसेप्ट कर सकती है, पोलन ग्रेन को जर्मिनेट कर सकती है। तो जितनी ज़्यादा उसकी रिसेप्टिविटी होगी उतना ही हमें लंबा टाइम मिलेगा पोलिनेशन के लिए, ठीक है ना। तो अभी जो मैक्सिमम जो टाइम होता है रिसेप्टिविटी का वो 3 डेज होता है आफ्टर ओपनिंग ऑफ स्पैकलेट्स। मतलब स्पैकलेट्स का जब ओपनिंग हो जाएगा, जब राइस के फील्ड में जाकर देखेंगे जो स्पाइक होता है, उस स्पाइक में स्पैकलेट्स हैं, तो उसका ओपन होने के बाद में वो 3 दिन तक जो उसमें स्टिग्मा रहेगी, ओपन यानी कि ग्लूम पेलिया खुल गया, एंथर निकल गया बाहर, ठीक है। अब एंथेसिस होने के 3 दिन के बाद में भी ये रिसेप्टिविटी इसकी रहती है, मतलब कि वो पोलिनेशन हो सकता है उसमें, लेकिन धीरे धीरे वो घट जाएगी। और 7वें दिन यानी कि 1 वीक के बाद, 1 वीक के बाद में 7वें दिन वो ख़त्म हो जाएगी रिसेप्टिविटी, यानी कि पोलिनेशन आप नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जो मैंने देखा है कि मतलब दूसरे या तीसरे दिन इसकी हाई स्टिग्मा है वो हाईली रिसेप्टिव होती है, मतलब कि वो मैक्सिमम मतलब कि पोलिनेशन के ज़्यादा चांस हैं। नहीं तो बहुत बार होता है कि आप पोलिनेशन कर दिए हैं, फर्स्ट डे कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि सीड सेटिंग हो, यानी पोलिनेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होकर सीड बनना चाहिए, लेकिन वो सीड सेटिंग नहीं होती है। तो 2nd और 3rd डे ज़्यादा सीड सेटिंग होती है राइस के अंदर, और 4th डे 5th डे और भी कम हो जाएगी। तो जनरली देखा जाता है कि 2nd डे और 3rd डे ही राइस की जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है वो पोलन ग्रेन वो ज़्यादा होती है, 3rd डे, ओके। अब एंथेसिस कब होता है, एंथेसिस का मतलब होता है कि एंथर निकल रहा है, स्पैकलेट से एंथर निकल रहा है, ठीक है। तो एंथर जो निकलता है तो क्या होगा, एंथर निकल गया तो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा वो बाद में। लेकिन है क्या राइस एक्चुअल में क्या है
सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है ना, सेल्फिंग ही हो जाती है। ओनली लगभग 0.1 से लेकर 4% तक इसमें आउट क्रॉसिंग होती है, यानी कि क्रॉसिंग होती है। यानी कि वो उसके स्पैकलेट के अंदर जो जो गायनीशियम एंडोशियम है या स्टेमन कार्पल है, तो अब एनक्लोज है, तो बंद है, पैक्ड है वो। अब क्या होगा, एंथेसिस उसके अंदर से स्टार्ट हो जाता है ना। ओपनिंग ऑफ फ्लावर को बोलते हैं एंथेसिस, लेकिन ओपनिंग ऑफ फ्लावर से पहले इसमें से एंथर निकलने लगते हैं, एंथर से पोलन ग्रेन निकलने लगते हैं। तो पोलन ग्रेन जाके जो स्टिग्मा की जो सरफेस है वहाँ पे सेटल डाउन होकर पोलिनेशन करके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा अंदर। तो जिससे क्या इसका क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन हो गया, खुद का खुद में पोलिनेट कर दिया। ठीक है, और बहुत कम चांस होता है कि वो पोलिनेट नहीं होती है। लगभग 100 में से 4 प्लांट ही आपको मिलेंगे कि आउट क्रॉसिंग हुई है, वहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन हुआ। अदरवाइज 96% प्लांट सेल्फिंग हो जाते हैं। और जो एंथेसिस जो होता है 7 बजे से लेके, मतलब कि सुबह 7 बजे लेके शाम को 4 बजे तक ये चलता है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन। मतलब कि मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है कि जो इसका एंथेसिस होता है सुबह के टाइम होता है। सुबह के टाइम यानी कि जैसे 9 या 10 बजे को मतलब धूप निकलने लगती है, सनशाइन निकलने लगती है। तो जैसे धूप निकलती है, धूप निकलने के बाद में उसमें एंथेसिस स्टार्ट होता है, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज करो क्लाउडी वेदर आ गया, अब उस क्लाउडी वेदर के अंदर एंथेसिस नहीं होगा, भले टाइम हो गया है, बहुत कम होता है, लेकिन जैसे धूप दिया हो जाएगा। यदि आपको सपोज करो आपको तो क्रॉसिंग करवानी है आज की आज, क्लाउडी वेदर हुआ तो क्या हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको लाइट देनी पड़ेगी। अब लाइट का अल्टरनेट सोर्स क्या हो सकता है, आप लाइट जला दीजिए, जो हेलोजन बल्ब वगैरह होते हैं उसको जला दीजिए, तो उसकी लाइट से वो क्या होगा, एंथेसिस होने लग जाएगा। ठीक है, और जो इसमें एंथेसिस होता है वो बेसिपिटल होता है। बेसिपिटल का मतलब होता है कि जो जैसे जो पेनिकल है, ये पेनिकल है सपोज, तो इस पेनिकल से ऊपर ऊपर से स्टार्ट होगा एंथेसिस, ऊपर से। ये पेनिकल है तो ऊपर से फिर स्टार्ट होगा, ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करेगा। पहले ऊपर वाले स्पैकलेट्स मतलब ओपन होंगे, फिर बीच वाले, फिर बॉटम वाले स्पैकलेट्स ओपन होंगे। मतलब जो लास्ट के अंदर जो ओपन होता है स्पैकलेट्स वो होते हैं बॉटम वाले, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिपिटल। लेकिन कुछ प्लांट में एक्रोपिटल भी होता है, यानी कि नीचे से स्टार्ट होगा, बॉटम से टॉप की तरफ एंथेसिस होगा। ठीक है, बॉटम से स्पैकलेट्स ओपन होंगे, फिर मीडियम, फिर बीच वाले, मीडियम, और फिर ऊपर वाले, टॉप वाले। अब इसमें इमेस्कुलेशन कैसे कर सकते हैं राइस के अंदर, तो राइस में इमेस्कुलेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो जनरली जो मेथड जो फॉलो करते हैं राइस के अंदर वो होता है कि जो स्टैंडर्ड मेथड जनरली हम काम में लेते हैं, उसमें स्टैंडर्ड मेथड में कुछ नहीं करना है, पेनिकल सेलेक्ट करना है। पेनिकल कौन सा सेलेक्ट करना है कि जो इमेच्योर पेनिकल हो, मेच्योर पेनिकल सेलेक्ट नहीं करना जिसके अंदर एंथेसिस हो चुका, ऐसा पेनिकल कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है। पेनिकल वो सेलेक्ट करना है जो कि 1/3 पोर्शन ऑफ द पेनिकल एनक्लोज्ड बाय द फ्लैग लीव्स। ठीक है, जो फ्लैग लीव से 1/3 पोर्शन उसका कवर्ड हो, उसको ही, उसी पेनिकल को हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो पेनिकल से पेनिकल जो फ्लैग लीव्स है उससे एनक्लोज है। ठीक है, उसका फिर हम क्या करें, फ्लैग लीव्स को हटा देंगे, हटा के टॉप 1/3 पोर्शन काट दो ऊपर से। ठीक है, और नीचे के कुछ इमेच्योर स्पैकुलेट्स होते हैं उनको भी निकाल दो। फिर 1 बाय 1 स्पैकुलेट को हम लेके, क्योंकि बहुत सारे स्पैकुलेट होते हैं, तो एक एक लेके 1 बाय 1 उसका लेमापेलिया को फोरशेप की हेल्प से ओपन कर देना है। तो ओपन करेंगे तो आप अंदर देखेंगे स्टेमन्स देखेंगे, 4 बड़े स्टेमन्स दिखेंगे देंगे, और ओवेरी दिखाई देगी, और ओवेरी के जस्ट 2 पास में छोटे छोटे 2 स्टेमन्स और दिखाई देंगे। तो ये हो जाता है। तो हम केयरफुली हम क्या करेंगे, 4 स्टेमन्स को निकाल के, और उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा और ओपन करके फोरशेप से 2 स्टेमन जो ओवेरी के जस्ट पास में, उनको केयरफुली हमें रिमूव करना, अदरवाइज स्टिग्मा वो डैमेज हो सकती है। जब स्टिग्मा डैमेज हो जाएगी तो क्या आप पोलिनेशन, क्या इमेस्कुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड मेथड होता है। और वैक्यूम में क्या होता है, कुछ नहीं, एक वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम पंप से जो पेनिकल के अंदर डाल देते हैं। तो सभी को पहले तो हम सारे पेनिकल को एक स्लांटिंग कट मार देते हैं, है ना। जो पेनिकल हमने सेलेक्ट कर लिया बूट फ्लैग लीव्स वाला, 1/3 ऊपर से नीचे से काट लिया, फिर एक एक स्पाइकलेट का एक स्लांटिंग कट मार दिया,
45 डिग्री से टक 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 करके सारे स्पाइकलेट्स को हमने स्लैंटिंग कट मार दिया। तो स्पाइकलेट्स के स्लैंटिंग कट मारने के बाद में क्या होता है, तो उसमें से एंथर थोड़ा बहुत दिखाई देने लग जाएगा। फिर एक वैक्यूम पंप लेना है और उसको सक करना पीपेट से, मतलब पीपेट ऐसे लेना, सक सक वन बाय ऐसे उसको सक कर लेना, जिससे कि सकिंग करने से सारे के सारे पॉलन ग्रेन बाहर निकल आएंगे, है ना। ये थोड़ा फास्ट मेथड है तो इमेस्कुलेशन करने का। और थर्ड मेथड है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे दो, मतलब गर्म पानी करो 43 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए पेनिकल को डुबा दो उसके अंदर, जिससे क्या जो पेनिकल जो एंथर है वो सारे मर जाएंगे। तो ये वाला है, लेकिन ये जनरली ज़्यादा टाइम लेता है, और ज़्यादा टाइम लेने की वजह से घाटा ये है कि अब पोलन जो जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है वो सॉरी क्या जो पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है वो मतलब लगभग 5 मिनट ही होती है। अब 5 मिनट ही आपने हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे दिया, तो फिर 5 मिनट बाद में तो जो दूसरी साइड जो एंथेसिस हो रहा है वहाँ पे जो पोलन ग्रेन निकल रहे हैं उस पर पॉलिनेट किससे करवाओगे, है ना। जब पोलन वाइबिलिटी 5 मिनट है, इधर तो सपोज करो फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट से आपने मेल जो मतलब उसको मेल फीमेल जो मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट है, ये फीमेल बनाना है इसको कम्प्लीटली, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट देके सारे मेल मार दिए, ओनली फीमेल रही। अब दूसरे प्लांट से लिया हमने एंथर लेंगे, अब इधर ही 5 मिनट ले लिए, उधर से आप हाथों हाथ एंथर लाना पड़ेगा, एंथर या पॉलन ग्रेन मान लो, तो पॉलन ग्रेन लाके इस पर छिड़कना पड़ेगा। और 5 मिनट आपने इधर रख रखा है और उधर 5 मिनट हो गया उन पॉलन ग्रेन को निकले हुए एंथर से, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा टाइम ले लिया, तो एंथर वाइबिलिटी कम होने की वजह से ये थोड़ा टीडियस और डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। पॉलिनेशन में कुछ नहीं, बस वो पॉलन ग्रेन लायक डस्ट निकलती है बहुत सारी येलो कलर की डस्ट, उस येलो कलर की डस्ट जो इमेस्कुलेटेड जो पेनिकल है आपका उसके ऊपर ऐसे डस्ट कर दो, जर्क कर दो, तो उससे क्या होगा, डस्ट से चारों तरफ फैल जाएगी। और मैंने प्रैक्टिकली उसको 3 या 4 बार उसको डस्टिंग करनी चाहिए पॉलन ग्रेन की ओवर द इमेस्कुलेटेड पेनिकल, 3-4 बार अपन को पॉलिनेशन कराना चाहिए, तब जाके सीड सेटिंग होती है, तब जाके लगभग 10-12 सीड बनते हैं एक पेनिकल से, मतलब लगभग 70-80 स्पाइकलेट्स होते हैं, उसमें 10-12 ही सीड्स बनते हैं। 3 बार पॉलिनेशन करने से अच्छे से किया है तो 15-20 बन जाएंगे, यदि एक बार ही किया तो 2 सीड 1 सीड ही बनता है। और राइस के सीड को कैरियोप्सिस बोलते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर हो जाता है कि इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन का, फर्टिलाइजेशन का राइस के अंदर। बस आपको जैसे इतना सा याद रखना है कि इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड मेथड यानी कि जो ग्लूम लेमापेलिया जो होता है उनको ओपन कर देना, ओपन करके मतलब फोर्सेप्स से ओपन करना है, स्टेमन्स को रिमूव करना है, रिमूव करके वापस पैक कर देना, पॉलन ग्रेन लेके आना है, पॉलन ग्रेन ला के छिड़क देने हैं, ठीक है। और जो इमेस्कुलेशन होता है वो होता है मॉर्निंग में यानी सुबह 4 बजे उठ के या 5-6 बजे जब भी हो, सुबह 5-6 बजे या जब तक धूप नहीं निकली है उससे पहले आपको इमेस्कुलेशन कर देना, फिर हाथों हाथ पॉलन ग्रेन ला के उस पर छिड़क डाल देना है, यानी कि सनशाइन निकलने के बाद में आप हाथों हाथ पॉलिनेशन आपको करना है, ठीक है। यदि आप दोपहर को पॉलिनेशन इमेस्कुलेशन कर रहे हैं, सपोज को दोपहर को गए 2 बजे से लेके 4 बजे तक इमेस्कुलेशन कर दिया, तो सुबह जाके नेक्स्ट सुबह जाके आपको पॉलिनेशन करना है। जैसे 9 बजे निकला नेक्स्ट सुबह एंथेसिस हुआ 9 बजे, आपको पॉलिनेट कर देना है। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट अपन लेते हैं फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ पल्म मिलेट, ठीक है। पल्म मिलेट का फ्लोरल बायोलॉजी हम पढ़ते हैं। पल्म मिलेट का बॉटनिकल नेम क्या है, पेनिसिटम अमेरिकनम या पेनिसिटम ग्लोकम भी बोलते हैं, और अदर नेम टाइफोइडिस भी बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर 14 है। जो पी होता है पाइसम सेटाइवम मटर, मेंडल वाला मतलब मेंडल जिस पे काम किया था उसका भी 14 ही था, तो याद रख लेना 14 दोनों लगभग सेम है। और इसकी जो रिलेटेड स्पीसीज है वो परपुरियम में है, मतलब एक तरह की वाइल्ड स्पीसीज ही है। और ये राइट हैंड साइड के अंदर ये प्लांट है इसका बाजरे का या पल्म मिलेट का, ठीक है।
बहुत बड़ा होता है, हाइट अपनी हाइट से ऊपर 7 8 10 फुट से तक हो जाता है बड़ा। ठीक है, इसको पुअर मैन क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब डेजर्ट में रहते हैं, वेजिटेशन तो ज़्यादा है नहीं, खाने के लिए कुछ है नहीं। अब इस बाजरा उगा रहे हैं, तो बाजरा उगाने से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होती है, तो उसका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, मतलब वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में बहुत उगता है, वेजिटेशन ज़्यादा नहीं है, तो पुअर मैन अब इस क्रॉप को उगाने की वजह से, जो कि पानी की रिक्वायरमेंट भी कम है, मतलब हाई हीट को भी ये सहन कर जाएगी, टॉलरेट कर जाएगी, तो वहाँ पे इजीली से उगेगी। और वहाँ और वेजिटेशन कम है, तो पल्प मिलेट उगाने से उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। तो ये होता है पल्प मिलेट। अब देखो पल्प मिलेट का जो ये स्पाइक है, इसको स्पाइक बोलते हैं। इसके इन्फ्लोरेसेंस, जो बाजरा का जो इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, उसको स्पाइक बोलते हैं। एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और ये जो सिलेंड्रिकल शेप वाला जो स्पाइक है, वो बूट लीफ में, बूट लीफ से जो मतलब बूट लीफ के अंदर ये कवर रहता है। ठीक है, बूट लीफ ही आगे जाके जब और भी ज़्यादा, जब पेनिकल क्या स्पाइक जब मेच्योर होने लग जाएगा, तो ये बूट लीफ फ्लैग लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब एक ही लीफ होती है, उसी को बूट लीफ, उसी को फ्लैग लीव्स बोलते हैं। तो ये फ्लैग लीव्स बन जाएगी, पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये बूट लीव स्टेज में था, पेनिकल से बाहर निकल रहा है, पेनिकल या स्पाइक बोल सकते हैं, वो बाहर निकल रहा है। और थर्ड स्टेज में देखिए, थर्ड स्टेज में क्या, प्रोटोगाइनी हो रही है। अब प्रोटोगाइनी का मतलब ये होता है कि प्रोटो यानी पुराना, गायनी यानी कि गायनोशियम, तो यानी कि गायनोशियम पहले ही डेवलप हो जाता है और एंडोशियम बाद में डेवलप होता है। तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट होने के बाद में भी ये क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा होगा। जब मेल फीमेल अलग अलग टाइम पे मेच्योर होंगे, तो क्या होगा, सेल्फिंग तो होगी नहीं, क्रॉसिंग ही होगा ज़्यादा। एक ही टाइम पे मेच्योर, जैसे राइस में हो रहा था, तो सेल्फिंग ज़्यादा हो रही थी, इसलिए राइस सेल्फ पोलिनेटेड है। बाजरा क्रॉस पोलिनेटेड है, क्योंकि इसमें प्रोटोगेनिक नेचर है, क्योंकि फीमेल पहले डेवलप हो रही है, मेल बाद में डेवलप हो रहा है। तो मेल बाद में डेवलप होगा, तब उसमें एंथर कब निकलेगा, और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी कम हो जाती है। तो इस वजह से वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है बाजरा। ठीक है, तो एंथेसिस इसमें कंप्लीट हो जाता है। अब एंथेसिस जो पहला फ्लश इसमें दिख रहा है 4th स्टेज में, 5th स्टेज में सेकंड फ्लश स्टार्ट होता है। सेकंड फ्लश में क्या होता है, उसके अंदर जो एंथेसिस जो स्टार्ट होती है, टॉप टू बॉटम होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम यानी कि बेसिपिटल है, यानी कि राइस की तरह ही बाजरे के अंदर बेसिपिटल है एंथेसिस, यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक हो रहा है। ऊपर होगा एंथेसिस, यानी कि जो एंथर बाहर ओपन होंगे, यानी कि ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, वो ऊपर होगा टॉप मोर्शन में, फिर मीडियम, फिर बॉटम वाले में। तो ऐसे करके थर्ड फ्लश और फाइनल फ्लश के अंदर कम्प्लीटली एंथेसिस हो जाएगा। और जब मेच्योर हो जाता है ना, जब एंथर पूरे ड्राई हो जाएंगे, तो ड्राई होके ये येलो कलर से चेंज हो जाएंगे रेड कलर के अंदर, येलोविश रेड कलर के अंदर। ये बूट लीफ स्टेज है, जिसके अंदर पेनिकल एनक्लोज है। और बाद के अंदर भी इसके अंदर होता क्या, जो इसकी जो रेकिस है, एक इसके जो 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 बाजरा है, बाजरा जो एक रेकिस, यानी कि इसमें एक बीच में से एक छोटा सा डंडी मान लो, लकड़ी मान लो, उस छोटी पतली सी लकड़ी के चारों तरफ फेसिकल्स लगे हैं, और उस फेसिकल के अंदर ही स्पाइकुलेट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये है। अब इसके अंदर चारों तरफ, मतलब कि आप बाद ये देखेंगे, आपके इसका ये देखिए स्पाइक देखिए, तो स्पाइक के बीच में एक पतली सी लकड़ी है। ठीक है, उसको रेकिस बोलते हैं। तो ये रेकिस के चारों तरफ, ये रेकिस है, इस रेकिस के चारों तरफ क्या फेसिकल्स होते हैं। और फेसिकल के अंदर क्या होता है, मतलब एक या इससे भी ज़्यादा स्पाइकुलेट्स होते हैं। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा स्पाइकुलेट्स होते हैं। और जो होता है, जो फेसिकल है, इस फेसिकल में एक वर्ल्ड होता है, एक ब्रिसल्स का, ये ब्रिसल होते हैं। और ये ब्रिसल का मतलब इम्पोर्टेंस ये होता है कि जो डिजीज़ वगैरह आते हैं, जो इंसेक्ट से डिजीज़ आती है, वो इंसेक्ट से डिजीज़ नहीं आती फिर।
मतलब ये ब्रिसल आर हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट दी प्रोटेक्ट फ्रॉम दी इंसेक्ट। ओके, तो ये इसका फंक्शन होगा फेसिकल का। अब देखिए फेसिकल के अंदर क्या है, स्पाइकलेट है, और स्पाइकलेट के अंदर क्या क्या होता है, ग्लूम ग्लूम होता है और एंडोशियम गाइनोशियम होंगे। तो ग्लूम को जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक स्टिग्मा दिखाई देगा, बाइफिदर्ड स्टिग्मा होगी, मतलब दो ब्रांचेज होंगी उसके अंदर, अपर ब्रांचेज लोअर ब्रांचेज। ठीक है, जो अपर ब्रांचेज पे ही ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा ऊपर होगा ब्रांचेज, उस ब्रांचेज पे ही पोलन ग्रेन ज़्यादा गिरते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन की रिसेप्टिविटी अपर ब्रांचेज पे ज़्यादा होती है इन जनरली। और इसमें स्टेमन्स हैं वो 3 होते हैं, राइस में कितने थे, 6 थे, इसमें आधे स्टेमन्स ही है, 3 स्टेमन्स ही है। ठीक है, तो ये इसमें स्ट्रक्चर हो गई। और ये जो आपको मैंने बताया जो ब्रिसल्स हैं, जो फेसिकल के जो फेसिकल होता है, फेसिकल जो बॉटम साइड है, जो उस बॉटम साइड पे क्या होता है, ब्रिसल्स लगे थे, मतलब कि कांटे शेप हेरी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसको फेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मतलब कि जो ग्रीन कलर का जो स्पाइक होता है शुरू के अंदर, जब बूट लीफ के अंदर ही रहता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, और जो फेसिकल भी लगभग रेडिश पिंकिश कलर के होते हैं। जैसे जैसे फर्टिलाइजेशन होके, मतलब क्रॉस पोलिनेशन होता है इसमें, तो क्रॉस पोलिनेशन होकर फर्टिलाइजेशन फिर जाएगा सीड वगैरह बन जाएगा, तो ये फेसिकल ड्राई होने लगते हैं, ड्राई होकर रेडिश हो जाते हैं, रेडिश होकर एकदम ख़त्म हो जाते हैं। फिर बाद में फेसिकल जब मैच्योरिटी के टाइम में टोटली एब्सेंट हो जाते हैं। आपको मैंने बता दिया था कि इसकी जो स्टिग्मा है स्पाइकलेट्स की, जब अंदर की बात करें, जो इसमें जो गाइनोशियम है, इसका जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम की यदि बात करें तो यह कार्पल बोल दो उसको। तो जो कार्पल है, कार्पल के जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा बाइफिदर्ड स्टिग्मा होती है। ठीक है, बाइफिदर्ड स्टिग्मा का मतलब होता है कि 2 फेदर है इसके अंदर, और यानी कि 2 ब्रांचेस भी बोल सकते हैं, अपर और लोअर ब्रांचेस होती है, और जो अपर ब्रांच होती है उसकी मतलब रिसेप्टिविटी ज़्यादा है पोलन ग्रेन के लिए, और जो इसकी रिसेप्टिविटी है लगभग क्या हो गया, लगभग 2 दिन हो गया, 48 आवर्स तक हो जाती है, 36 to 48 आवर, यानी कि लगभग 2 दिन तक इसकी रिसेप्टिविटी रहती है। और जो एंथर इमर्ज होता है आफ्टर स्टिग्मा ड्राई अप, मतलब स्टिग्मा की जो ड्राई होने के बाद में ही एंथर बाहर निकलता है, मतलब ठीक है, एंथेसिस होता है, यानी वो प्रोटोगाइनस नेचर इसी को बोलते हैं, यानी कि स्टिग्मा पहले में मेच्योर हो जाएगी, एंथर बाद में मेच्योर होगा, तो जो पहले मेच्योर होगा वो ड्राई भी पहले होगा, तो स्टिग्मा यहाँ पे ड्राई हो जाती है। जो ड्राई ज़्यादा होने से क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि एंथर उस टाइम मिल नहीं रहा उसको, एंथर का जो पोलन ग्रेन निकलेगा उससे मिलेगा नहीं, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो ये होता है। ठीक है, और मोड ऑफ पॉलिनेशन आपको मैंने बता ही दिया कि प्रोटोगाइनस नेचर होने से क्रॉस पॉलिनेशन, और 80% तक इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इमेस्कुलेशन देख लेते हैं। अब इमेस्कुलेशन की इसमें तो सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात है बल्ब मिलेट के अंदर की, इमेस्कुलेशन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि प्रोटोगाइनस है। अब प्रोटोगाइनस नेचर यानी कि जब एंथर ही बाद में मेच्योर हो रहे हैं, तो स्टिग्मा को नहीं मिल रहा है पोलन ग्रेन, तो इमेस्कुलेशन करने का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन एंथर को रिमूव करने का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन 80% तो होता ही, आपको बता दिया, और लगभग आप करना चाहें तो 20% तक भी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन इसमें करना है तो कैसे कर सकते हैं, एक सीधा सा मेथड है कि जो जिस स्पाइक में आपको सेल्फिंग करना है उसको बेक कर दो, मतलब बेक से बेकिंग कर दो उसकी, ठीक है, और बेक करके उसको नीचे से बांध दो, लोअर स्पाइकलेट्स तक उसको बांध देना चाहिए, और जब बांध देंगे तो अब उसके पोलन ग्रेन उसी पे स्टिग्मा पे गिरेंगे। कुछ स्टिग्मा लंबे टाइम तक ड्राई अप नहीं होती है, ड्राई क्यों नहीं होगी, जब उस पर डायरेक्ट सनराइज नहीं कर रही है तो उसकी ड्राई अप नहीं होगी, तो स्टिग्मा ड्राई अप नहीं होने से उसकी पोलन ग्रेन रिसेप्टिविटी ज़्यादा टाइम तक होगी, तो ज़्यादा टाइम तक होने की वजह से उसका सेल्फिंग होने के भी ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। और दूसरा मेथड ये है कि दो जो प्लांट्स होते हैं, 2 प्लांट्स के 2 पेनिकल को आपस के अंदर बेक कर दो, यानी कि 2 पेनिकल लिए 2 प्लांट्स के आपस में बेक कर दिए, बेक करके नीचे से हम
उसे बांध देंगे, बाद में पेंसिल को यूज़ में लेते हुए लेबलिंग कर देंगे उसकी। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करना है? तो फ्लावर की साइज और प्रोटोगोनस कंडीशन होने के कारण इमेस्कुलेशन क्रॉसिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है पल्मलेट के अंदर बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ऊपर से प्रोटोगाइनस है। प्रोटोगाइनस यानी कि जो बताया था आपको, फीमेल पहले डेवलप हो जाती है, मेल बाद में डेवलप होता है। हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप यहाँ कर सकते हैं स्टैगर्ड फ्लावरिंग करनी चाहिए, स्टैगर्ड सोइंग करना चाहिए, मतलब कि अलग अलग डेट पे आपको सोइंग करना चाहिए। सपोज करो कि आपको 2 दिन बाद में आपको पोलन चाहिए, तो आपको सोइंग क्या करना है, सपोज करो आज मुझे पोलन चाहिए, तो दूसरा प्लांट को सोइंग कब करना है, मतलब कि मतलब सपोज को 60 दिन के बाद में पोलिनेशन होता है और आज 60 दिन कंप्लीट हुए, तो हमको 62 डेज बिफोर हमारे को मेल प्लांट का सोइंग कर देना चाहिए। तो 2 दिन बाद में उसका हमको एंथर मिल जाएगा। ओके, तो एंथर मिल जाएगा तो पॉलिनेशन हम कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है। और फिर बाद में कुछ नहीं, वो जब आपको स्टिग्मा आपकी रिसेप्टिविटी है जब तक वो फिर मेल प्लांट से फ्लावर पॉलन लेंगे तो छिड़क देना है, और छिड़क के फिर वो क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। बाद में पेंसिल से लेके और मीन्स राइट डाउन ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, मेल प्लांट का नाम क्या है, फीमेल प्लांट का नाम क्या है, कौन सी डेट को इमेस्कुलेशन किया, कौन सी डेट को पॉलिनेशन किया, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस बैग के ऊपर लिखी जाती है। मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, नंबर ऑफ डेट ऑफ इमेस्कुलेशन और डेट ऑफ पॉलिनेशन, तो ये आपको लिखा जाता है उस बैग के ऊपर। और ये टिप स्टेबिलिटी आपको बता दूं बाजरे के अंदर, मतलब आप देख के फील्ड में जब जाएंगे तो आप देख के बता सकते हैं कि टिप स्टेबिलिटी है या नहीं है। टिप स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो टिप पोर्शन है स्पाइक का, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मतलब स्टेराइल है, वो सारे के सारे जो स्पाइकलेट्स हैं वो स्टेराइल है, वहाँ पे मतलब कि एंथर का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो उस इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एंथर होने की वजह से जो टिप में स्टेबिलिटी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कोई टिप स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो स्पाइक दिख रहे हैं वो उसमें टिप स्टेबिलिटी है। अब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे करेंगे बाजरे के अंदर, तो हमको क्या लेना, 2 फील्ड लेना है। एक फील्ड के अंदर ए और बी लाइन को सोइंग करना है और सेकंड फील्ड में आर लाइन को सोइंग करना है, ठीक है ना। आर ए और आर लाइन को सोइंग करते हैं, लेकिन सब पहले फील्ड में क्या करते हैं, ए और बी लाइन को सोइंग कर लिया और बी लाइन ए लाइन में क्रॉसिंग होगा, तो क्रॉसिंग होने की वजह से क्या होगा, ए लाइन में फर्टिलाइजेशन होने की वजह से क्या है, ए लाइन के सीड हमें मिल जाएंगे। और बी लाइन के अंदर आप सेल्फिंग भी कर सकते हैं मेंटेन करने के लिए, तो ए लाइन के हमें सीड मिल जाएंगे फील्ड 1 से। फिर ए लाइन के सीड को लेके बी लाइन में जो फील्ड सेकंड है नेक्स्ट सीजन के अंदर ए लाइन और आर लाइन को एक साथ सोइंग कर देंगे। और जो रेशियो रखते हैं मेल फीमेल प्लांट का, ए लाइन के हम 4 प्लांट उगाएंगे और आर लाइन का 1 प्लांट उगाएंगे। ये हो गया 4:1 रेशियो। 6:2 भी कर सकते हैं और 10:2 भी कर सकते हैं, यानी कि 10 ए लाइन या 6 ए लाइन और 2 आर लाइन्स, मतलब कि 2 रोज जो आपकी होगी वो आर लाइन्स की होगी, या 6, 4 और 10 ये आपकी ए लाइन की रोज होंगी, ठीक है। वो आपस में फिर वो रो पुलिंग कर दे, रो पुलिंग नहीं, इसमें नहीं, राइस में होता है रो पुलिंग। तो अब ये आपस के अंदर वो क्रॉसिंग होगा, और क्रॉसिंग होने की वजह से क्या होगा, ए लाइन के अंदर फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी, जो आर लाइन के अंदर डोमिनेंट जीन है फर्टिलिटी रिस्टोरर का, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जो ए लाइन से हम क्या सीड हार्वेस्ट कर लेंगे, और वो जो सीड हार्वेस्टेड सीड होगा वो हाइब्रिड सीड होगा। तो ऐसे हम करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। If you find any problem regarding presentation or regarding my material, you can send me message on YouTube, WhatsApp,
our Google Classroom and Telegram channel also. Okay, thank you so much.